हेलो एवरीवन, चलिए डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कम्युनिटी इकोलॉजी। तो बेसिकली हमें इस पूरे टॉपिक के अंदर करना क्या है कि कम्युनिटी के ऊपर इकोलॉजिकल स्टडीज करनी है। हमने पॉपुलेशन लेवल के ऊपर देखा कि किस तरीके से हम पॉपुलेशन के ऊपर इकोलॉजिकल स्टडी कर सकते हैं। हम हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे बेसिक्स के साथ कि आखिर हम एक कम्युनिटी किसे कहेंगे। जब हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी तब मैंने आपको बताया था कि कम्युनिटी एक ऐसा ग्रुप है मेंबर्स का जिसके अंदर एक से ज्यादा स्पीसीज के मेंबर्स रहते हो। जैसे कि आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं यहां पर लिख रहा हूं कि यहां 3 डिफरेंट स्पीसीज है, उनके मेंबर्स एक साथ रह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक स्पीसीज है A1, स्पीसीज 2, स्पीसीज 3। सो इस ग्रुप को हम कहते हैं कम्युनिटी। तो आप कम्युनिटी की डेफिनेशन लिखें, उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे। लिखिए, कम्युनिटी इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीसीज लिविंग इन द सेम एरिया एट ए गिवन टाइम। एक गिवन टाइम पर एक साथ जब डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर्स रहते हो तो उस ग्रुप को हम कम्युनिटी कहते हैं। अगर सारे के सारे मेंबर्स एक ही ग्रुप के हुए तो उसे तो पॉपुलेशन बोल देंगे। जब हम टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे थे तो मैंने आपको 2 टर्म्स बताए थे। एक बताया था बायोसिनोसिस और एक मैंने बताया था जियोबायोसिनोसिस। आपको क्या करना है, आपको यह बताना है कि इन दोनों में से कौन सा टर्म है वो कम्युनिटी का है। नोट्स मत देखिएगा, पीछे याद करने की कोशिश करिए, और जो टर्म कम्युनिटी का है तो उसको छोड़ के जो दूसरा वाला टर्म है वो किसका है फिर, तो ये आपको बताना है यहां से। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। एक जो कम्युनिटी होती है उस कम्युनिटी को स्टडी करने के लिए 2 कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं। देयर आर 2 कॉन्सेप्ट्स टू स्टडी ए कम्युनिटी। 2 कॉन्सेप्ट्स टू स्टडी ए कम्युनिटी। जैसे एक बार इमेजिन करिए कि ये कोई ट्री है, तो ट्री स्पीसीज हो गई। इस ट्री के ऊपर बर्ड्स रहते हैं किसी स्पीसीज के, मान लीजिए कि ये बर्ड स्पीसीज हो गई। इस ट्री के नीचे माइस रहते हैं तो ये माइस स्पीसीज हो गई। यहां 3 स्पीसीज हैं, इन तीनों स्पीसीज की एक कम्युनिटी बन रही है। समझ में आ रहा है ये? अब 2 लोग थे, एक तो है क्लीमेंट और एक है ग्लियासन। दोनों लोग हैं, वो अपना अपना कॉन्सेप्ट देते हैं कम्युनिटी को पढ़ने का। पहला कॉन्सेप्ट है, इसे कहते हैं होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। और ये होलिस्टिक कॉन्सेप्ट किसने दिया? ये दिया क्लीमेंट ने। तो बाय क्लीमेंट्स इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया, बात करेंगे अभी। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट का नाम है इंडिविजुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट। इंडिविजुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट। इसी इंडिविजुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट को कहते हैं कॉन्टिनम कॉन्सेप्ट। कॉन्टिनम कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्टिनम कॉन्सेप्ट किसने दिया? ये दिया ग्लियासन ने। तो इंडिविजुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट एंड कॉन्टिनम कॉन्सेप्ट है, ये दोनों कॉन्सेप्ट कम्युनिटी स्टडी करने के काम आते हैं। आइए समझिए कि दोनों का मीनिंग क्या है। होलिस्टिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एक कम्युनिटी के अंदर जितने ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मिलकर के एक सुपर ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करते हैं। यानी क्लीमेंट के अकॉर्डिंग एक कम्युनिटी है वो एक सुपर ऑर्गेनिज्म होती है।
अगर आपको एक कम्युनिटी की स्टडी करनी है तो आपको कम्युनिटी की हर एक स्पीसीज को एक साथ लेकर के स्टडी करनी पड़ेगी। उनके अंदर आप अलग अलग स्पीसीज डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे। जबकि जो ग्लियासन का इंडिविजुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट है वो अलग बात कहता है। वो ये कहता है कि नो डाउट इन स्पीसीज को एक साथ रहने से फायदा होता है, इसलिए ये स्पीसीज एक साथ प्रेजेंट है। तो जो ये स्पीसीज यहां एक साथ प्रेजेंट है, उन सभी स्पीसीज का अपना अपना लाइफ सरवाइव करने का एक तरीका है। उनका सबका अपना अपना एक जो है इंडिविजुअल बिहेवियर है। और हम जबरदस्ती सारे स्पीसीज को एक ही सुपर ऑर्गेनिज्म नहीं मान सकते, क्योंकि जब मान लीजिए ट्री का रिप्रोडक्टिव सीजन आता है तो दोनों स्पीसीज अलग जो है उनका रिप्रोडक्टिव सीजन आए, ये जरूरी नहीं है। ट्री जिस तरीके से रिप्रोडक्शन करता है वैसे ही बाकी के भी रिप्रोडक्शन करे, ये भी जरूरी नहीं है। यहां पर माइस जो है वो जिस टाइप का खाना खाता है बाकी के सभी मेंबर्स, बाकी के सभी स्पीसीज भी वैसा ही खाना खाए, ये जरूरी नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू ग्लियासन हर स्पीसीज का अपना अपना कॉन्सेप्ट है, हर स्पीसीज का अपना अपना एक बिहेवियर है। सो उस बिहेवियर के अकॉर्डिंग ये स्पीसीज बिहेव करेगी। तो हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट के अंदर लिखिए आप क्या कहना चाहता है ये कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ए कम्युनिटी, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ए कम्युनिटी इज लाइक ए सुपर ऑर्गेनिज्म। कम्युनिटी इज लाइक ए सुपर ऑर्गेनिज्म। कम्युनिटी इज लाइक ए सुपर ऑर्गेनिज्म। आगे लिखिए। So a community should be studied as whole. So a community should be studied as whole. दूसरा लिखिए, according to this concept, the individual behavior of each species is different. The individual behavior of each species is different. So community is not like a superorganism, not like a superorganism. Community is not like a superorganism. Hence each species can be studied separately. हर स्पीसीज है वो अलग अलग तरीके से भी पढ़ी जा सकती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये तो हो गया दोनों के कॉन्सेप्ट्स की अपनी अपनी बात, क्या वो कहना चाहते थे। नाउ एक और चीज समझिए, आज की डेट में ना तो होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है वो और ना ही इंडिविजुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट है वो एज इट इज एक्सेप्टेड है। यानी कि जो जो वर्ड्स क्लीमेंट्स ने और ग्लियासिन ने इस्तेमाल किए थे एग्जैक्टली वही वर्ड्स आज एक्सेप्टेड नहीं है कम्युनिटी के बारे में। तो आप एक लाइन मेंशन कर लीजिए, लिखिए टुडे द कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्लीमेंट्स एंड ग्लियासन, टुडे द कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्लीमेंट्स एंड ग्लियासन आर नॉट एक्सेप्टेड इन देयर प्योर फॉर्म, are not accepted in their pure form. प्योर फॉर्म में वो एक्सेप्टेड नहीं है आज भी। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम पढ़ते हैं कम्युनिटी के कैरेक्टर्स। क्या क्या कैरेक्टर्स हैं आखिर कम्युनिटी के। जैसे हमने पॉपुलेशन के कैरेक्टर्स पढ़े थे वैसे ही हम बात करेंगे कम्युनिटी के कैरेक्टर्स के बारे में। अगर हम पॉपुलेशन का पहला कैरेक्टर समझना चाहें तो हमने समझा था कि पॉपुलेशन का पहला कैरेक्टर होता है उस पॉपुलेशन की साइज। मैंने आपको बोला भी था, जैसे कि मैं अगर आपसे कहूं कि मैंने आज एक रैबिट पॉपुलेशन देखी तो आपके दिमाग में यही आएगा कि रैबिट कितने थे, दैट मीन्स कि रैबिट पॉपुलेशन साइज क्या थी। कम्युनिटी के बारे में पहला जो है वो कैरेक्टर कौन सा आता है। कम्युनिटी के बारे में पहला कैरेक्टर आता है कि कम्युनिटी में कितने डिफरेंट स्पीसीज थे, क्योंकि कम्युनिटी किससे बनती है, कम्युनिटी बनती है डिफरेंट स्पीसीज से।
इसलिए जैसे मैंने आपने कहा कि मैंने आज एक जो है वो लेट सपोज कि ग्रासलैंड कम्युनिटी देखी, तो आप मुझसे ये पूछोगे कि ग्रासलैंड कम्युनिटी में और कौन कौन सी स्पीसीज थी, यानी स्पीसीज डाइवर्सिटी कम्युनिटी का पहला कैरेक्टर है। वेल, हम कम्युनिटी के कैरेक्टर्स को एक बार के लिए दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। कम्युनिटी के कैरेक्टर्स, पहला टाइप के जो कैरेक्टर्स है ये है क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स, क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स, और जो दूसरे टाइप के कैरेक्टर्स हैं ये है क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स, क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स। अब एक बार तो नाम से समझो कि क्वालिटेटिव मतलब क्या और क्वांटिटेटिव मतलब क्या। तो भाई क्वालिटेटिव का मतलब जहां क्वालिटी की बात करें वो क्वालिटेटिव है, जहां कैलकुलेशंस ना करनी पड़े ज्यादा, जहां प्रैक्टिकली मतलब वहां पर बड़े बड़े फॉर्मूलाज इस्तेमाल नहीं करने हैं, खाली क्वालिटी स्टडी करनी है, उसे कहते हैं क्वालिटेटिव। जहां पर हमें फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़े, कैलकुलेशंस करनी पड़े, वहां पर हम कहते हैं क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम पहले क्या पढ़ेंगे, क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में। अब ये जो क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं इनमें हम पहला कैरेक्टर पढ़ेंगे स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी किसी भी कम्युनिटी का पहला कैरेक्टर होगी। तो देखिए बात करते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में। लिखिए इसके अंदर, स्पीसीज डाइवर्सिटी इज द मेन फीचर ऑफ ए कम्युनिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी इज द मेन फीचर ऑफ ए कम्युनिटी, आगे लिखिए, more is the number of species, more will be this community stable. More will be the number of species, more will be the community stable. अब मैं आपके सामने 3 कंडीशंस है उनके ऊपर डिस्कशन करता हूं, आप रिप्लाई करिएगा। कंडीशन 1, मान लीजिए कि आपके पास में 2 कम्युनिटीज है, ठीक है, ये 2 कम्युनिटीज है यहां पे। अब अगर हम इन दोनों कम्युनिटीज के बारे में एक पॉइंट के ऊपर बात करें, जैसे इस कम्युनिटी के अंदर स्पीसीज रिचनेस ज्यादा है, यानी कि यहां स्पीसीज का नंबर ज्यादा है, और कंपैरेटिवली इस कम्युनिटी में स्पीसीज रिचनेस कम है, स्पीसीज का नंबर कम होता है। तो अब हमें यह बताना है कि कम्युनिटी ए और कम्युनिटी बी इन दोनों में से ज्यादा बेटर तरीके से इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस कहां पर चलेगी। तो आपका आंसर क्या होगा, कम्युनिटी ए। क्यों? देखो, कम्युनिटी के अंदर जितनी ज्यादा स्पीसीज होगी कम्युनिटी में उतना ही कॉम्प्लेक्स फूड वेब बनेगा, यानी ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते जाएंगे। तो जितनी कम्युनिटी के अंदर स्पीसीज का नंबर ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा वहां कॉम्प्लेक्स फूड चेन होगा, फूड वेब होगा, और उतना ही बेहतर तरीके से वो कम्युनिटी नेचर में परफॉर्म करेगी। एक आपके मान लीजिए कि घर के पास का गार्डन है, उस गार्डन के अंदर 4 ट्री लगे हुए हैं, बेंचेस डली हुई है और कुछ नहीं है। एक जंगल है जिसके अंदर बहुत सारे स्पीसीज प्रेजेंट है, तो दोनों में से बेहतर कम्युनिटी कौन सी है, स्पीसीज रिच कम्युनिटी। तो आप एक लाइन लिखिए, स्पीसीज रिच कम्युनिटीज फंक्शन more efficiently than the
देन द स्पीसीज पुअर कम्युनिटी। जो कम्युनिटी स्पीसीज पुअर कम्युनिटी है उसके कंपैरिजन में स्पीसीज रिच कम्युनिटी ज्यादा अच्छे से फंक्शन करेगी। फंक्शन का मतलब इंटरेक्शंस, तो वहां ज्यादा अच्छी अच्छी इंटरेक्शंस होगी। आपको सिम्बायोसिस भी देखने को मिल सकती है, आपको कंपटीशन भी देखने को मिलेगा, आपको कमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म, जितनी भी इंटरेक्शन होती है सब मिल सकती है। क्लियर हुआ ये? अब पढ़ते हैं दूसरे टाइप का कंडीशन, कंडीशन 2। इन केस ऑफ कंडीशन 2, मान लो कि दो कम्युनिटीज है। सपोज करो कि एक है फॉरेस्ट और सपोज करो कि एक आपके घर के पास वाला गार्डन। फॉरेस्ट गार्डन, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हमने इस फॉरेस्ट के अंदर यहां पर एक सीड डाल दिया, कोई भी सीड था वो डाल दिया। हमने इस गार्डन में भी एक सीड है वो डाल दिया। ये कम्युनिटी ए मान लो, ये कम्युनिटी बी मान लो। अब जरा बताओ कि इन दोनों कम्युनिटीज में से कौन सी कम्युनिटी के अंदर ये सीड सक्सेसफुली ग्रो कर पाएगा? सोचो, आप समझ के देखिए कि यदि फॉरेस्ट में आपने सीड डाला तो यहां फॉरेस्ट में इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, हो सकता है कोई ना कोई ये सीड खा जाए। चींटियां होंगी, इंसेक्ट्स होंगे, कोई बर्ड हो सकता है, या कोई छोटा मोटा रेप्टाइल हो सकता है, या छोटा मैमल हो सकता है, गिलहरी हो गया, खरगोश हो गया, ऐसा कुछ हो सकता है जो इस सीड को खा सकता है। अच्छा, मान लो कि सीड को कोई नहीं खाया, तो क्या ये सीड सक्सेसफुली जर्मिनेट कर पाएगा? क्योंकि यहां रिसोर्सेज लिमिटेड है, स्पेस नहीं है, फूड नहीं है, पानी नहीं है, क्योंकि यहां बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स बैठे हैं। फॉरेस्ट के अंदर बड़े बड़े ट्रीज है, वो बेटर कॉम्पिटिटर है, वो सीड को पानी लेने ही नहीं देंगे, वो उसको जर्मिनेट ही नहीं होने देंगे। अच्छा चलो मान लो वो जर्मिनेट भी हो गया, तो क्या वो सक्सेसफुली एक बड़ा ट्री बन पाएगा वहां पे? भाई चांसेस कम है। और यही चीज आप गार्डन के अंदर देखो। गार्डन के अंदर क्या हो रहा है कि यहां पर आपने सीड डाला, तो क्योंकि यहां इसको कोई खाने वाला ही नहीं है, सीड पड़ा हुआ है, सीड जर्मिनेट भी करेगा, सीड ग्रो भी कर सकता है, और अगर कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ या हमने जानबूझ के इसको नहीं हटाया तो वो सीड बड़ा प्लांट बन सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों कम्युनिटी में से गार्डन कम्युनिटी में ये सीड अपने आप को अच्छे से इस्टेब्लिश कर पाएगा। अब मैं जो बोल रहा हूं वो समझिए। आपसे ये पूछा जाए कि दो कम्युनिटी है, एक स्पीसीज रिच कम्युनिटी है, एक स्पीसीज पुअर कम्युनिटी है, तो दोनों में से कौन सी कम्युनिटी में बाहर की कोई स्पीसीज आके सक्सेसफुली इन्वेड कर सकती है? इन्वेजन कहां पे पॉसिबल है? यहां तो इन्वेजन पॉसिबल नहीं है, इस सीड की डेथ हो जाएगी, यहां में भी पॉसिबल है। क्लियर हुआ ये? तो दूसरा पॉइंट लिखिए, लिखिए स्पीसीज रिच कम्युनिटी, species rich community better resist, species rich community better resist invasion by, better resist invasion by introduced species, better resist invasion by introduced species। चलो ये तो सीड की बात है। अब आप एक एनिमल का एग्जाम्पल लेके समझो। मान लीजिए कि एक चूहा छोड़ दिया आपने, फॉरेस्ट में चूहा छोड़ दिया, गार्डन में छोड़ दिया, तो आप सोचो कि उस चूहे के साथ क्या होगा। गार्डन के अंदर तो क्या पता वो जिंदा भी रह जाए, लेकिन फॉरेस्ट में तो कोई ना कोई उसे मार ही देगा। इसलिए कम्युनिटी जो है वो बाहर की स्पीसीज को आने नहीं देगी अगर उसमें पहले से अपनी स्पीसीज बहुत ज्यादा है। चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड कंडीशन की, कंडीशन 3। थर्ड कंडीशन क्या कहती है? कंडीशन 3 हमको यह कहती है कि अगर हम प्लेनेट के ऊपर स्पीसीज डाइवर्सिटी का
एक बार पैटर्न देखें तो जैसे लेट्स सपोज कि ये इक्वेटोरियल लाइन है, इस इक्वेटोरियल लाइन से आप पोल्स की तरफ जाओगे, चाहे वो नॉर्थ पोल की तरफ जाओ चाहे आप साउथ पोल की तरफ जाओ, बायोडाइवर्सिटी या स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो कम हो जाएगी। स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीज एज यू मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। लिखो, लिखिए द नंबर ऑफ स्पीसीज इज यूजुअली ग्रेटर in the tropics, usually greater in the tropics. As we move from equator towards pole, the species diversity decreases. तो ये हो गया हमारे पास में स्पीसीज डाइवर्सिटी वाला करेक्टर। अब मेरी बात को एक और चीज को समझ लीजिए थोड़ा सा। हमने यहां पर जो स्पीसीज डाइवर्सिटी पढ़ा है वो तो मैंने आपको थोड़ा ऐसे इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है। अभी तो हम डाइवर्सिटी वाला टॉपिक सेपरेट पढ़ेंगे, तब मैं आपको स्पीसीज की डाइवर्सिटी के बारे में ज्यादा डिटेल में बताऊंगा। एक बार के लिए स्पीसीज डाइवर्सिटी इतना ही करना है, ये 3 पॉइंट समझने थे, हमने समझ लिए। आगे वाला करेक्टर देखते हैं, करेक्टर नंबर 2। सेकंड करेक्टर है कम्युनिटी का स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी। स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी। आप बताइए कि कम्युनिटी की स्ट्रक्चर कैसी है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब आप उस कम्युनिटी को देखते हो बाहर से तो वो कम्युनिटी आखिर कैसी दिखती है, इसे कहते हैं कम्युनिटी स्ट्रक्चर। जैसे आप एक गार्डन को बाहर से देखोगे, गार्डन कैसा दिखेगा? आप एक फॉरेस्ट को बाहर से देखोगे, फॉरेस्ट कैसा दिखेगा? आप एक ग्रासलैंड को बाहर से देखोगे, ग्रासलैंड कैसा दिखेगा? ये समझ में आई? इसे कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी। अब कम्युनिटी की स्ट्रक्चर वैसी ही होगी जैसे वहां पे प्लांट्स होंगे, तो जैसे टाइप के प्लांट्स होंगे आपको एक शेप निकल के आएगी कम्युनिटी की। चलिए देखते हैं, लिखिए, the structure of community is the result of species type. The structure of community is the result of species type. आगे लिखिए, there are two ways to study a community. To study a community. 2 तरीके हैं जिनसे आप कम्युनिटी की स्टडी कर सकते हो। कौन से हैं वो 2 तरीके? चलिए देखते हैं, बात करते हैं दोनों तरीकों की। पहला तरीका है हमारे पास में वर्टिकल स्टडी। Vertical study is also known as stratification, या वर्टिकल स्टडी के अंदर जो स्ट्रक्चर निकल के आएगी इस स्ट्रक्चर को कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन या वर्टिकल स्टडी कहां की जाती है? इट इज डन इन प्लेन एरिया। प्लेन एरिया का मतलब क्या हुआ यहां पर? जैसे कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहां पहाड़ ज्यादा होते हैं, कोई एरिया ऐसा है जहां पर कोई नदी है, समुद्र है, ओशन है। प्लेन एरिया का मतलब समतल जमीन है जहां पर कोई बहुत बड़े बड़े पहाड़ नहीं है। हाँ, उबड़ खाबड़ है जमीन, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट कोई पहाड़ जैसा पहाड़ नहीं है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पर क्या हुआ, अगर आप एक प्लेन एरिया के अंदर कम्युनिटी को स्टडी करोगे तो आपको क्या समझ में आएगा? देखो कि जैसे मान लीजिए कि एक फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट मतलब समतल जमीन पे फॉरेस्ट है। इस फॉरेस्ट के अंदर डिफरेंट टाइप के स्पीसीज एक साथ ग्रो कर रहे हैं,
और आपको कोई भी डिफरेंस नहीं दिख रहा इस फॉरेस्ट के अंदर कि आखिर कैसे ये स्पीसीज को हम अलग अलग देखें। आप जहां खड़े हैं आपके पास में पेड़ भी है, पेड़ के नीचे ग्रास भी है, उसके पास में झाड़ी भी है, उसके ऊपर कोई बेल है वो भी लटक रही है, तो ये तो कोई डिफरेंस नहीं हुआ। आपको यदि प्लेन एरिया की स्टडी करनी है तो प्लेन एरिया की स्टडी करने के लिए आपको कम्युनिटी से बाहर निकलना पड़ेगा। लेट्स सपोज कि आप एक प्लेन एरिया यानी एक फॉरेस्ट की कम्युनिटी स्टडी कर रहे हैं और आप फॉरेस्ट से 50 मीटर 100 मीटर दूर आ जाओ। जब आप उस फॉरेस्ट से थोड़ा दूर आते हो तो आपको क्या पता चलता है कि फॉरेस्ट में कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी हाइट सबसे कम है, ये सबसे छोटी हाइट के प्लांट्स हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी हाइट इनसे थोड़ी सी ज्यादा है। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होंगे जिनकी हाइट इनसे थोड़ी सी ज्यादा होगी। लेट सपोज ऐसे हमने बना लिया यहां पे, ये और टाइप के प्लांट्स हैं जिनकी हाइट है वो इनसे ज्यादा है। यहां पर ऐसे भी प्लांट्स होंगे जिनकी हाइट है वो सबसे ही ज्यादा होगी। तो आप एक बात सोचो कि जब आप इस कम्युनिटी के अंदर गए थे तब क्या आपको ऐसे डिफरेंस समझ में आ रहा था क्या? लेकिन जब आप इस कम्युनिटी के बाहर आकर देखते हैं तो आपको क्या पता चलता है? आपको पता चलता है कि इस कम्युनिटी में एक हाइट है इस लेवल की, एक हाइट है इस लेवल की, एक हाइट है इस लेवल की और एक हाइट है इस लेवल की। ये जो डिफरेंट लेयर्स बन रही है हाइट्स की, इन्हें कहते हैं स्ट्रेटा। एक को कहते हैं स्ट्रेटा। ये सारे के सारे स्ट्रेटा हैं। स्ट्रेटा का मतलब लिख लीजिए साइड में, स्ट्रेटा का मतलब लेयर्स ऑफ डिफरेंट हाइट। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है लेयर्स ऑफ डिफरेंट हाइट। तो आपको ये चीज तो प्लेन एरिया में देखने को मिलेगी। अब एक चीज और समझते हैं, अगर आप यहां पर इस कम्युनिटी की स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको डिफरेंस कब पता चलेगा? आपको डिफरेंस नीचे से ऊपर देखने पर पता चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको पता चलेगा कि नीचे नीचे जो ग्रासेस हैं, ग्रासेस के अंदर छोटे मोटे इंसेक्ट्स हैं, उनसे बड़े जो ट्रीज हैं उनके ऊपर छोटे मोटे मैमल्स वगैरह या इंसेक्ट्स वगैरह वो हैं, उससे बड़े ट्री उन पे बर्ड्स रहते हैं, और भी बड़े ट्री उनके ऊपर मंकीज और दूसरे टाइप के बर्ड्स रहते हैं। यहां पर जो एनिमल्स की स्पीसीज में डिफरेंस आ रहा है वो अकॉर्डिंग टू हाइट आ रहा है। अलग अलग हाइट पे अलग अलग टाइप के मैमल्स या अलग अलग टाइप के एनिमल्स रहते हैं। इसी को तो कहते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है यहां पे। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन किसका है? एनिमल्स का है, प्लांट्स की हाइट का भी है। तो अलग अलग हाइट के अकॉर्डिंग अलग अलग आपको एनिमल स्पीसीज दिखेगी। इसी को हम कह रहे हैं यहां पर क्या? वर्टिकल स्टडी, स्ट्रेटिफिकेशन, डिफरेंट हाइट की लेयर्स बनना। तो आपको अब समझ में आया कि वर्टिकल स्टडी का मतलब क्या है, स्ट्रेटिफिकेशन का क्या मतलब है, और ये आपको प्लेन एरिया के अंदर ही देखने को मिलेगी, एसएच एरिया के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्लियर हो गई ये बात आपको? चलिए अब आगे बात करते हैं। ये तो प्लेन एरिया था। अब मान लीजिए कि कोई एरिया अगर डेप्थ का एरिया हो या पहाड़ हो तो उसमें आप कैसे स्टडी करेंगे? ऐसे टाइप की स्टडी को कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्टडी। हॉरिजॉन्टल स्टडी। हॉरिजॉन्टल स्टडी का मतलब डिफरेंस हॉरिजॉन्टली देखने को मिलेगा।
इस स्टडी में जो स्ट्रक्चर होती है कम्युनिटी की वो होती है जोन्स में बनी हुई, तो उसे जोनेशन कहते हैं, डिफरेंट जोन्स। प्लेन एरिया में अंदर डिफरेंट जोन्स नहीं थे, यहां पर डिफरेंट टाइप के जोन्स है। तो ये जो डिफरेंट टाइप के जोन्स है वो कैसे बने, इसके लिए आपको या तो स्टडी करनी पड़ेगी एल्टीट्यूड की, हाइट की, या आपको स्टडी करनी पड़ेगी डेप्थ की। एल्टीट्यूड या डेप्थ, दोनों ही मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि कैसे आपको स्टडी करनी है और जोनेशन का मतलब क्या है। देखो, जब आप जंगल के अंदर एक जगह खड़े थे तो आपके चारों तरफ आपको सारे टाइप के प्लांट्स दिख रहे थे, छोटे बड़े सब टाइप के प्लांट्स थे। यदि आप किसी पहाड़ को देखो, बड़ा सा पहाड़ है, और एल्टीट्यूड किसे कहते हैं वो तो पता ही है ना, हाइट को एल्टीट्यूड कहते हैं। अगर आप इस पहाड़ को ध्यान से देखोगे तो आपको यह पता चलेगा कि इस पहाड़ का जो सबसे बॉटम वाला पार्ट है, एकदम पहाड़ का बॉटम, वहां पर कोई प्लांट्स ग्रो नहीं करते। मिलेंगे भी तो थोड़े बहुत डेजर्ट टाइप के प्लांट्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जब बारिश होती है तो बारिश का पानी जब नीचे आता है तो वो इतनी स्पीड से नीचे आता है कि एकदम जो पहाड़ का बॉटम है वहां से पानी दूर चला जाता है। इसलिए यहां पर आपको डेजर्ट के कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। तो ये तो हो गया एक टाइप का जोन। अगर आपने डेजर्ट में इस एरिया में खड़े हो गए आप, तो आपको इस एरिया के अंदर एक ही टाइप की चीजें मिलेंगी। जबकि फॉरेस्ट में तो जहां आप खड़े थे वहां आपके सामने चारों तरफ के सभी तरफ के ऑर्गेनिजम्स थे। यहां पर एक पर्टिकुलर टाइप की वेजिटेशन ही मिलेगी। डेजर्ट से थोड़ा सा ऊपर आप चढ़ेंगे, मतलब इस पहाड़ पे थोड़ा ऊपर जाएंगे तो आपको ग्रासेस दिखेंगी। तो ग्रासलैंड्स टाइप के कैरेक्टर्स आपको यहां दिखने वाले हैं। आप इससे थोड़ा सा और ऊपर जाओगे तो आपको कॉनिफर्स टाइप के प्लांट्स दिखेंगे, क्योंकि जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। आप थोड़ा और ऊपर जाओगे तो कॉनिफर्स के बाद में आपको कॉनिफर्स एंड पाइन्स और जिम्नोस्पर्म, कॉनिफर्स एंड पाइन्स टाइप के प्लांट्स है वो मिलेंगे। जब आप सबसे ऊपर चले जाएंगे पहाड़ पे तो हो सकता है यहां पर बर्फ जमी हुई हो, इसे कहते हैं टुंड्रा, और वो भी एल्पाइन। तो ये एल्पाइन टुंड्रा आपको देखने को मिलेगा। आर्कटिक टुंड्रा होता है वो पोल्स के ऊपर होता है, यहां पर एल्पाइन टुंड्रा होगा। और अच्छी खासी हाइट का अगर ये पहाड़ है तभी होगा, ऐसे छोटे मोटे अपने घर के पास वाले पहाड़ पे मत चले जाना, वहां नहीं मिलेगा। देखो इस डायग्राम को ढंग से, अलग अलग जोन दिखाई दे रहे हैं आपको यहां पे, इसे कहते हैं जोनेशन। जैसे जैसे आप हाइट पे चढ़ रहे हो आप एक जोन से दूसरे जोन में एंटर हो रहे हो। ये पहला जोन, ये दूसरा जोन, ये तीसरा जोन, ये चौथा जोन, ये पांचवा जोन। क्या आपको फॉरेस्ट में कभी ऐसा मिलेगा कि फॉरेस्ट में एंटर हुए तो सिर्फ ग्रासेस, आगे बढ़े तो शर्ब्स, उसके आगे बढ़े तो ट्रीज, उसके आगे बढ़े तो और हाइट के ट्रीज? कभी नहीं। प्लेन एरिया के अंदर ये सारे के सारे प्लांट्स मिक्सअप होके ग्रो करते हैं। यहां पर देख लो आप, क्लियर हो गई ये बात। अब दूसरी चीज देखते हैं। यदि हम एक वाटर बॉडी की बात करें, जैसे ये कोई वाटर बॉडी है, डेप्थ में जाना है हमको वाटर बॉडी, तो आप खुद देखो। आप मान लीजिए इसमें वाटर बॉडी के किनारे पे यहां खड़े हैं, यहां पर आप खड़े हैं और आप खड़े होकर के इस वाटर बॉडी को देख रहे हैं, क्या दिखाई देगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, इस वाटर बॉडी के अंदर जो किनारे वाला पानी है, ये किनारे वाला पानी, इस किनारे वाले पानी को कहते हैं लिटोरल जोन। क्या कहते हैं? लिटोरल जोन। इस वाटर बॉडी में ये जो बीच का पानी है,
बीच वाला पानी, समझ गए ना, इसे कहते हैं लिम्नेटिक जोन। लिम्नेटिक जोन, ये लिम्नेटिक जोन है वो कुछ गहराई तक का पानी होता है, अभी बताता हूं, ये लिम्नेटिक जोन है। उसके बाद हमें यह पता है कि जो सनलाइट है वो सनलाइट इस वाटर बॉडी में नीचे तक नहीं जाएगी अगर ये गहरी वाटर बॉडी है। छोटा मोटा अगर कोई ये तालाब है तो उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर ये गहरी अच्छी सी वाटर बॉडी है तो सनलाइट बहुत नीचे तक नहीं जाती। वो पॉइंट जहां तक लाइट जाती है उसे कहते हैं लाइट कंपनसेशन डेप्थ। लाइट कंपनसेशन डेप्थ। इस लाइट कंपनसेशन डेप्थ तक का जो पानी होता है, जहां तक लाइट जा पाती है, चाहे थोड़ी जाए या कम जाए, इसे कहते हैं फोटिक जोन। फोटिक जोन। इसके नीचे का जो पानी होता है इसे कहते हैं प्रोफंडल जोन। इसका नाम क्या है? प्रोफंडल जोन। किसी भी वाटर बॉडी के अंदर प्रोफंडल जोन में मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर रहता है। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर कहां है? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रोफंडल जोन में है। किसी भी वाटर बॉडी का जो बॉटम वाला पार्ट है इसे कहते हैं बेंथिक जोन। बेंथिक जोन। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि लिटोरल जोन क्या है। लिटोरल जोन के बाद ये लिटोरल जोन क्या है? किनारे वाला पानी। अब आपको किनारे वाले पानी के अंदर हो सकता है एम्फीबियन टाइप के प्लांट्स एंड एनिमल्स मिल जाए। लिम्नेटिक जोन क्या है? प्रॉपर बीच वाला पानी, उसे लिम्नेटिक जोन कहते हैं। वहां आपको हाइड्रोफाइट्स मिलेंगे जिनको ज्यादा सनलाइट चाहिए। गहराई बढ़ने के साथ साथ लाइट है वो कम होती चली जाती है, तो आपको प्लांट्स के टाइप में डिफरेंस देखने को मिलता रहेगा। वो वाला एरिया जहां तक लाइट जाती ही नहीं है इसे कहते हैं एफोटिक जोन। अब आप खुद ही समझ लो कि जब जोन्स अलग अलग बन रहे हैं तो यहां पर प्लांट्स भी अलग अलग होंगे, अकॉर्डिंगली एनिमल्स भी अलग अलग होंगे। तो ये होता है डेप्थ में स्टडी करना, डिफरेंट डिफरेंट जोन्स मिलेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एक और चीज। कम्युनिटी का एक और कैरेक्टर है और वो कैरेक्टर है कम्युनिटी के अंदर प्रेजेंट स्पीसीज के टाइप्स। टाइप्स ऑफ स्पीसीज। अब मैं आपको समझाऊं कि ये टाइप्स ऑफ स्पीसीज से क्या मतलब है। देखो, नेचर में हर स्पीसीज का अपना कोई ना कोई रोल होता है। कोई फोटोसिंथेसिस करती है, कोई प्रीडेशन करती है, कोई कंपटीशन अच्छा करती है। हर स्पीसीज का जो अपना रोल है, उस रोल के अकॉर्डिंग हम एक स्पीसीज को डिफाइन कर सकते हैं। तो अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे बात को समझिएगा। मान लो कि ये एक फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट। इस फॉरेस्ट में जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मेंबर्स या सबसे ज्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है, वो ओक ट्री के हैं। ओक ट्री। ओक ट्री यहां पर सबसे ज्यादा मेंबर्स वाली स्पीसीज है, तो हम इस स्पीसीज को कहेंगे डोमिनेंट स्पीसीज। और हम इस फॉरेस्ट को इसी स्पीसीज के नाम से आगे जानेंगे। हम बात करेंगे कि हम ओक फॉरेस्ट या ओक ट्री वाले फॉरेस्ट में जा रहे हैं। क्लियर हुआ? अभी मैं आपको और लिखवाऊंगा इसके बारे में, अभी सुन लो।
एक कम्युनिटी के अंदर जिस स्पीसीज का नंबर सबसे ज्यादा होता है, मतलब मेंबर्स का नंबर सबसे ज्यादा होता है, उस कम्युनिटी की स्पीसीज को कहते हैं डोमिनेंट स्पीसीज। ज्यादातर टाइम डोमिनेंट स्पीसीज के नाम पर कम्युनिटी का नाम रखा जाता है। कम्युनिटी का नाम हम उसी स्पीसीज के नाम पे रखेंगे, ओक फॉरेस्ट। अब दूसरी स्पीसीज समझो, हम बात क्या कर रहे हैं, उस स्पीसीज के फंक्शन के बेसिस पे। दूसरी स्पीसीज समझो, इस फॉरेस्ट में लाइन स्पीसीज रहती है और लाइन स्पीसीज यहां का टॉप मोस्ट प्रीडेटर है। इस लाइन के डर से सारे के सारे अदर स्पीसीज अपने अपने रियलाइज्ड निश में रहते हैं, छोटे छोटे में, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते। और इस लॉइन को यहां से हटा ले तो पूरा इकोसिस्टम गड़बड़ हो जाएगा धीरे धीरे समय के साथ। तो यहां पर जो लॉइन है वो बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ऐसी स्पीसीज को कहते हैं कीस्टोन स्पीसीज। कीस्टोन स्पीसीज वो स्पीसीज है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, भले ही उसका नंबर ज्यादा ना हो। लॉइंस का नंबर कभी लाखों में नहीं होगा, लेकिन लॉइंस की वजह से उस फॉरेस्ट के अंदर बाकी स्पीसीज डर के रहेंगे, को एग्जिस्ट करेंगे, बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहेगी। तो लॉइन कीस्टोन स्पीसीज हो गया। आगे बढ़िए, इस फॉरेस्ट के अंदर एक स्पीसीज ऐसी स्पीसीज है जिससे हम इस फॉरेस्ट के हेल्थ का आइडिया लगा सकते हैं, एनवायरमेंट का थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। जैसे लाइकेन, हम गए फॉरेस्ट में और हमको बहुत सारी अच्छी लाइकेन्स दिखाई दी। लाइकेन देखते ही हम ये कहेंगे कि ये फॉरेस्ट तो बड़ा अच्छा है, इसमें तो पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब लाइकेन्स जो है वो इंडिकेट कर रही है कि फॉरेस्ट की हेल्थ कैसी हो सकती है पॉल्यूशन वाइज। तो इसे कहते हैं इंडिकेटर स्पीसीज। जो कुछ इंडिकेट करे उसे इंडिकेटर स्पीसीज कहते हैं। हम आगे बढ़े और आगे बढ़ने पर हमको दिखाई दिया एक एलिफेंट। हमने ये देखा कि ये जो एलिफेंट है, इस एलिफेंट के पीछे पीछे छोटे छोटे बर्ड्स चल रहे हैं, उड़ रहे हैं, एलिफेंट के साथ साथ जा रहे हैं। और जैसे जैसे ये एलिफेंट आगे जाता है, इसके पैरों के नीचे आके कुछ सीड्स टूट जाते हैं और वो बर्ड्स उन सीड्स को खा रहे हैं। अगर हम यहां से एलिफेंट को हटा दें, इस जंगल से सारे एलिफेंट हटा दें, तो वो दो चार बर्ड्स स्पीसीज जो उसके पीछे पीछे उड़ रही थी, उनको थोड़े दिन दिक्कत होगी, फिर वो अपना फूड का इंतजाम कहीं और से कर लेगी। लेकिन अगर हमने इस फॉरेस्ट में एलिफेंट्स को कंजर्व कर दिया, उनको प्रोटेक्ट कर दिया, एलिफेंट को प्रोटेक्ट करने से उनके पीछे जो बर्ड्स स्पीसीज उड़ रही थी वो ऑटोमेटिक प्रोटेक्ट हो गई। ऐसा अगर कोई स्पीसीज रोल प्ले करे तो उस स्पीसीज को कहते हैं अम्ब्रेला स्पीसीज। अम्ब्रेला स्पीसीज वो स्पीसीज होती है जिसपे दो चार स्पीसीज डिपेंडेंट होती है और उसको कंजर्व करने से वो स्पीसीज भी ऑटोमेटिक कंजर्व फ्री में हो जाती है। कीस्टोन स्पीसीज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीसीज है। कीस्टोन को हटाने से पूरा इकोसिस्टम समय के साथ गड़बड़ा जाता है। अम्ब्रेला को हटाने से पूरा इकोसिस्टम एक साथ नहीं गड़बड़ा जाता। तो दोनों में डिफरेंस हुआ। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप इस फॉरेस्ट में जब एंटर करने वाले थे, आपको दूर से बड़े बड़े ट्रीज दिखाई देंगे। या आपको दूर से जिराफ दिखाई दिए, एलिफेंट्स दिखाई दिए। ऐसा होने से आपको समझ में आया कि ये एरिया शुरू हो चुका है।
ऐसी कोई स्पीसीज जिसको आप बहुत दूर से पहचान लो उसे कहते हैं फ्लैगशिप स्पीसीज। जैसे झंडे को हम दूर से पहचान लेते ना, पहले राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था, तो वो अपना राज्य स्थापित करने के लिए क्या करते थे, अपने झंडे लगा देते थे। तो दूर से उन झंडों को देखकर ही समझ जाते थे कि अब उस राजा का जो है एरिया, इलाका स्टार्ट हो चुका है। झंडा क्या काम आता है, दूर से एरिया पहचानने के काम आता है। तो अगर किसी कम्युनिटी में कोई इतनी बड़ी स्पीसीज हो, बॉडी साइज जिसकी बड़ी हो, लार्ज हो, जिसको दूर से देख के हम बता सकें कि ये एरिया वो है, इसके पास आसपास ये चीजें हैं। जैसे आपको आपके घर से घंटाघर दिखाई दे जाएगा, क्लॉक टावर दिखाई दे जाएगा, तो आप ये कहोगे कि वो एरिया जो है वो क्लॉक टावर वाला एरिया है, उस एरिया में ये चीजें वहां प्रेजेंट है। तो इस स्पीसीज को फ्लैगशिप स्पीसीज कहते हैं। अब आप एक काम करिए, पहला पॉइंट लिखिए या पहला हेडिंग डालिए, डोमिनेंट स्पीसीज। डोमिनेंट स्पीसीज वो स्पीसीज जिसका नंबर सबसे ज्यादा होता है, उसके डोमिनेंट स्पीसीज कहते हैं। उसी के नाम पे कम्युनिटी का नाम रख देंगे। जैसे ग्रासलैंड कम्युनिटी, ग्रासेस का नंबर ज्यादा, फॉरेस्ट कम्युनिटी, ट्री का नंबर ज्यादा। ठीक है, लिखिए स्पीसीज which is most abundant in the community, a species which is most abundant in the community, and present in large number, sometimes on the basis of dominant species the community is given a name. For example, grassland community, forest community. Number 2, keystone species. लिखिए इसमें, a species which plays the most important role in the community. A species which plays the most important role in the community regardless of its abundance. मतलब नंबर ज्यादा हो ये जरूरी नहीं है, रिगार्डलेस ऑफ इट्स अबंडेंस। अगला पॉइंट इसी में लिखिए, रिमूवल ऑफ कीस्टोन स्पीसीज रिजल्ट्स इन द कोलैप्स ऑफ एंटायर इकोसिस्टम। रिजल्ट्स इन द कोलैप्स ऑफ एंटायर इकोसिस्टम। यदि आप इसको हटा दोगे तो पूरा इकोसिस्टम है वो कोलैप्स हो जाएगा समय के साथ। इसको हम कहते हैं कीस्टोन स्पीसीज। नेक्स्ट लिखिए, इंडिकेटर स्पीसीज। ए स्पीसीज विच गिव्स आइडिया, a species which gives idea about the overall health, about the overall health of the ecosystem and its environment, of the ecosystem and its environment। जो अपने एनवायरमेंट और इकोसिस्टम के बारे में ओवरऑल हेल्थ का आइडिया दे उसे कहते हैं इंडिकेटर स्पीसीज। नेक्स्ट लिखिए आप, अम्ब्रेला स्पीसीज। ए स्पीसीज ऑन विच few other species are dependent for their survival, but removal of this species does not result in the collapse of entire ecosystem. It is not the keystone species. The direct conservation of this species leads to direct protection of other species. ठीक है, आगे लिखिए, फ्लैगशिप स्पीसीज। A large sized species that can be recognized easily. A large sized conserved species लिखिए, a large sized conserved species that is easily recognized, that is easily recognized, इसको कहते हैं फ्लैगशिप स्पीसीज। तो ये हो गया हमारे पास में टाइप्स ऑफ स्पीसीज। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड्स के एग्जाम्पल लिख लेते हैं वर्ल्ड के।
इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि यहां पर आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो ग्रासलैंड है उस ग्रासलैंड का नाम है डाउन्स। इस ग्रासलैंड का नाम है डाउन्स। नंबर 2, साउथ अमेरिका। और साउथ अमेरिका में भी हम बात करते हैं अर्जेंटीना एंड उरुग्वे। अर्जेंटीना एंड उरुग्वे में जो ग्रासलैंड है उसका नाम है पैम्पास। पैम्पास। नंबर 3 में है नॉर्थ अमेरिका। और नॉर्थ अमेरिका का जो ग्रासलैंड है उस ग्रासलैंड का नाम है प्रेरीज। प्रेरीज। नंबर 4 पर है अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रासलैंड है उस ग्रासलैंड का नाम है सवाना। नॉर्मल है ये तो वैसे, सवाना। नंबर 5, साउथ अमेरिका। वहां साउथ अमेरिका में लिखा हुआ था अर्जेंटीना एंड उरुग्वे, अब ये साउथ अमेरिका, यहां पर है सेल्वास। इसका नाम है सेल्वास। नंबर 6, यूरोप एंड नॉर्थ एशिया। यूरोप एंड नॉर्थ एशिया। यूरोप एंड नॉर्थ एशिया के अंदर जो ग्रासलैंड है उसका नाम है स्टेपीज। नंबर 7, यूरोप एंड एशिया। वो नॉर्थ एशिया है, ये है यूरोप एंड एशिया। यूरोप एंड एशिया के अंदर जो ग्रासलैंड है उसका नाम है टैगा। टैगा। नंबर 8 के ऊपर है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में जो ग्रासलैंड है उसका नाम है वेल्स। नंबर 9, साउथ अमेरिका। और अब हम बात कर रहे हैं वेनेजुएला पार्ट की। वेनेजुएला, ये है लियानोस। और हंगरी, हंगरी में जो ग्रासलैंड है दैट इज पस्ताज। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के अंदर जो है वो है कैंटबरी। कैंटबरी। तो ये हो गया हमारे पास में ग्रासलैंड्स इंपॉर्टेंट उनके नाम। तो आपको क्या करना है, आज जितना पढ़ाया है कम्युनिटी के अंदर उसको पढ़िएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।